जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी बहुत ही मैंडेटरी हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, 5 तरह की इनकम होती है: इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इसी के साथ ही इनकी इनकम के हिसाब से ही आपको ITR के फॉर्म है डिफाइन होते हैं। ITR 1 से लेकर ITR 7 तक के फॉर्म होते हैं। इसके साथ में ही आपको पता होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय समय पर ITR के फॉर्म है चेंज करता रहता है, अपडेट उनके अंदर लाता रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बिल्कुल अपडेटेड जो है ITR का फॉर्म है, ITR 1 जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 है, वो आपको भरना सिखाएंगे कि लाइव आप कैसे अपनी रिटर्न ITR 1 है खुद भर सकते हैं। दोस्तों, इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही जल्दी या टाइमली ये जो है फॉर्म्स है इशू कर दिए हैं। इसका क्या मतलब है कि ITR जो आपके जो फॉर्म है 31 जुलाई इसकी लास्ट ड्यू डेट होती है। उसके बाद इसकी ड्यू डेट बढ़ने की संभावना बहुत ही कम है। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं दोस्तों, अगर आपकी कोई ऑन रिकॉर्ड इनकम आती है, अगर आपकी ऑन रिकॉर्ड सैलरी आती है, तब क्या है दोस्तों, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है आपके 26AS का अपडेट होने का, AIS TIS का अपडेट होने का, या आपको आपका जो फॉर्म 16 या 16A है वो मिलने का आपको वेट कर लेना है। उसके बाद ही आपको जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है भरनी है। तो इस वीडियो में हम आपको आपकी ITR 1 है जो भर के दिखाने वाले हैं। देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ITR भरने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने ब्राउजर पर आ जाना है। कोई भी ब्राउजर आप यूज़ कर सकते हैं, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का, मोबाइल का आपको यहाँ पे हेल्प नहीं करनी है, ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा रिव्यू यहाँ पे दिखाई नहीं देता है मोबाइल पर। तो लैपटॉप पर आपको incometax.gov.in है, वो वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपनी रिटर्न पहली बार भर रहे हैं या आपने पहले अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में रजिस्टर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। बेसिक डिटेल पूछी जाएगी और अपना आप अकाउंट है क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पहले रिटर्न भरी है या आपने अपनी ID बना रखी है तो यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको अपनी लॉगिन ID, यूजर ID डालनी है। यूजर ID पहले अकेला पैन नंबर होता था, अब पैन नंबर भी डाल सकते हैं और आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा पैन नंबर डाल देते हैं। पैन नंबर डालने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें ये कन्फर्म कर देना है और हमारा जो पासवर्ड है वो डाल देना है। उसके बाद में हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आपको ऐसा डैशबोर्ड है आपका लॉगिन करने के बाद में दिखाई देगा। आप यहाँ से डायरेक्ट भी फाइल नाउ पर इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं और यहाँ पर ई फाइल के अंदर जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न भी आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रिटर्न भरने से पहले आपको अपना फॉर्म 26AS, AIS और TIS इन तीनों को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर आपकी ऑन रिकॉर्ड इनकम है शो होती है, आपकी कहाँ कहाँ से इनकम आई है। आप कुछ दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन इन फॉर्म्स के अंदर जो जो इनकम आ रही है उनको दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, आपका 89-90 सेकंड तक आपका ये लॉग आउट नहीं होगा। 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी फाइल है वो रिटर्न भर देनी है। अदरवाइज आपका जो डेटा सेव किया हुआ है उसको सेव कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आप जब रिटर्न भरने की ट्राई करो तो आपको डेटा का सारा सेव हो जाए। तो हमें सबसे पहले फॉर्म 26AS देखना है। ई फाइल के अंदर जाकर के इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाकर के व्यू फॉर्म 26AS पर हमने क्लिक करना है। तो ये हमें कुछ डिस्क्लेमर दे रहा है कि आपको यहाँ से हमें अगली वेबसाइट पर लेके जा रहे हैं। हम इसको कंफर्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप हमें अगली वेबसाइट पर ले जाइए। ये हमें यहाँ पर TDS की साइट पर ले आया है। हमें यहाँ पर एग्री करना है, उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। हमें यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS को भी यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमने फॉर्म 26AS को कौन से साल का देखना है, असेसमेंट ईयर जो हम रिटर्न भर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, इसे 22-23 के नाम से जाना जाता है। असेसमेंट ईयर 22-23 और हम HTML पर सेलेक्ट करेंगे और व्यू और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम व्यू डाउनलोड पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की हमारी किन किन लोगों ने TDS काटा है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक आ रहा है यहाँ पर, और इसके ऊपर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये डिटेल भी आ जाती है। सेक्शन 194 एक ए होता है जो FD के ऊपर होता है। आपकी कोई FD थी, उसके ऊपर आपको ब्याज मिला है तो वो यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा आपकी कोई TDS नहीं कटा है, आपने फॉर्म दिया था 15G15S, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको ये सारी इन्फो यहाँ पे देख लेनी है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर हमारा फॉर्म 26AS देख लिया है। इसके बाद में हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब फॉर्म 26AS अकेले देखने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर आपका जो है AIS और TIS भी यहाँ पे देखना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर पर सर्विसेज में आना है। सर्विसेज में आने के बाद में आपको यहाँ पे
एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये फिर से पूछ रहा है कि हम आपको दूसरे AIS होम पेज पर लेके जाएंगे, तो हमको प्रोसीड कर देना है। इसके बाद में ये देखिए आपको AIS का पोर्टल यहाँ पे शो कर जाएगा। इसके बाद में AIS पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखाई देगी, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यहाँ पे डिटेल में नहीं आता है, और यहाँ पे आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है यहाँ पे डिटेल में आता है। तो हम जैसे ही TIS में क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पर ऐसा एक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ में डिटेल में दिखाई देगा। तो सबसे पहले टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पर जाएंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये आपका फॉर्म 26A में भी आ रहा था 282 रुपीज़ का, इस पर क्लिक करते हैं तो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज रिसीव्ड आ रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, यहाँ पर इसका क्लिक करेंगे तो आपको नाम भी आ जाएगा कि पंजाब नेशनल बैंक ने आपको दिया, इस तारीख को दिया है। तो इस तरह से आप अपना जो है इंफॉर्मेशन है AIS के अंदर देख सकते हैं। आपको बल्क फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक भी आप देख सकते हैं, लास्ट में आकर के फीडबैक देंगे, ऑप्शनल है, क्लिक करेंगे कि फीडबैक क्या देना है कि इन्फॉर्मेशन सही है, इन्फॉर्मेशन मेरी टैक्सेबल नहीं है, इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट नहीं है, किसी और पेन की है, किसी और साल की है, इन्फॉर्मेशन डिनाइड, हम इन्फॉर्मेशन को डिनाई करते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको ये इनकम आपकी लेनी ही पड़ेगी, आप इसको डिनाई भी कर सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में आते हैं तो ये देखिए दूसरा एक आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। आपने म्यूचुअल फंड खरीदे बेचे थे, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये देखिए आपने इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे डिटेल आपको दिखाई देगी। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी के आपने कोई म्यूचुअल फंड थे दोस्तों, वो शॉर्ट टर्म के अंदर आपने 119 रुपये के, मतलब सारी डिटेल, सेल कंसिडरेशन आपका यहाँ पे आ रहा है 1174। आपने 1100 रुपये के खरीदे थे और 1174 रुपये के आपने यहाँ पे बेच दिए हैं। तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, आपको 74 रुपये का कैपिटल गेन है वो आपको दिखाना पड़ेगा। और जैसे आपको पता होता है कैपिटल गेन की इनकम के लिए आपको क्या है ITR 2 भरनी पड़ती है, और हमारी जो ITR है ITR 1 है, जिसके अंदर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स की इनकम है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको पहले अपना AIS देख लेना है। यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आपको इनकम में कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब हम इसको यहाँ पे काट देते हैं, काटने की बजाय हम यहाँ पे मान सम्मान के साथ में लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद में इन्होंने बोला कि आप सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुके हो। अब हम वापस से आते हैं, 26AS 26AS AIS और TIS हमने देख लिया है, उनकी इन्फॉर्मेशन को हमने ITR में भरना बहुत ही मैंडेटरी है। तो हम यहाँ पे फाइल नाउ पर क्लिक कर देंगे, या मैंने बताया था इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आते हैं। इसके बाद में आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। अब हमारा जो असेसमेंट ईयर है दोस्तों वो 22-23 चल रहा है। इसके आगे आपको करंट AY भी लिखा आ रहा है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें इसी साल की रिटर्न भरनी है। अब दो तरह के मोड आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ऑनलाइन रेकमेंड करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कि आप ऑनलाइन ही भरिए। अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन यूटिलिटी है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे ऑनलाइन ही डायरेक्ट इसको भर देंगे। ऑनलाइन भरने के बाद ये बोल रहा है द यूजर कैन सेलेक्ट टाइप ऑफ ITR एप्लीकेबल लेटर, कौन सी ITR भरनी है उसने 1 2 3 4 वो आगे सेलेक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट, यू हैव, आपका अगर कोई सेव ड्राफ्ट है, पहले से कोई ITR आप भर रहे थे उस बीच में रह गई है तो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। हमने कोई रिटर्न पहले से भरने की कोशिश नहीं करी थी। टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न इज द फॉर्म विच टैक्स पेयर फाइल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम, जितनी भी आपकी इनकम हुई है उसके ऊपर कितनी आपने टैक्स देना है उसकी इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पे देते हैं। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद में आपको अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है दोस्तों, आप इंडिविजुअल हो, HUF हो या अदर हो। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, उसका पैन नंबर ही अलग होता है, और अदर्स के अंदर भी कोई काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल हैं तो हमें इंडिविजुअल पर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यह कह रहा है आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड, इसके लिए आपको ITR 1 और ITR फॉर्म है 4 है वही आप सिर्फ ऑनलाइन आज की तारीख में भर सकते हैं। आने वाले टाइम में 2 और 3 ITR भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, उनके ऊपर भी बहुत ही जल्द वीडियो आ जाएगी। ITR 1 पर क्लिक कर दिया है। अब ये बोलते हैं दोस्तों ITR 1 कौन कौन भर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है, एक साल की इनकम जिस व्यक्ति की 50 लाख से ज़्यादा है वो ये ITR 1 नहीं भर सकते हैं। उनकी सैलरी से इनकम है 1 हाउस प्रॉपर्टी, उनका हाउस की इनकम आ रही है मकान की वो 1 है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रहा है। इसके साथ में अगर आपकी छोटी सी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये तक तो आपको ये जो है ITR 1 भर सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये हमारे फिर से यहाँ पे आ गया है कि कौन ITR 1 भर सकता है। उसके बाद में हमें 3 स्टेप में इसको भरना है। वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप, हमें यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन वैलिडेट करनी है, कंफर्म करनी है हमें रिटर्न समरी, और वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न हमने यहाँ पे कर देना है।
तो ये ओके होने के बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड, ये डॉक्यूमेंट लिस्ट हेल्प यू फाइल फास्टर। आपको कौन कौन सी रिसिप्ट ITR भरने से पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। ये फॉर्म 16 HRA वगैरह सब हमने बताया हुआ है। तो हमने लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या कारण है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए, उनसे ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी मैंडेटरी हो जाती है, तो इसमें आप क्लिक कर देंगे। उसके अलावा दोस्तों एक सेक्शन 193(1) का जो प्रोविजो है, 7th प्रोविजो, वो कहता है अगर आपकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से कम है, लेकिन आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का जो है कैश जमा करा दिया है, अगर आपने फॉरेन में ट्रेवल किया है, बाहर विदेश घूमने गए हो, 2 लाख से ज़्यादा का आपने खर्चा किया है, या आपने जो बिजली का बिल है 1 लाख से ज़्यादा का दिया है पिछले साल में, तब आपको इनकम टैक्स की, अगर आपकी इनकम कम है तो भी यहाँ पे आपको भरनी है, वो आप यहाँ यही सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर कौन सा एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज टैक्सेबल इनकम हमारी ज़्यादा है, उसको हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि हमारे पास आपका प्री फिल्ड डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है तो कन्फर्म कर दें, नहीं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में हमें ओके कर देना है। तो हमें यहाँ पे देखिए दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, हमारी इनकम सेलेक्ट करनी है, टोटल डिडक्शंस कितनी छूट हमने लेनी है, टैक्सेस पेड हमने टैक्स कितना पे किया है या करना है, और टैक्स लाइबिलिटी है, ये आपकी इन सभी इन्फॉर्मेशन के बेस पर अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी। लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न, ये बोल रहे हैं कि आपकी जो रिटर्न है हमारे पास में पहले से, उसको वैलिडेट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन ये सही है या नहीं है। तो ये देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अगर आप पहली इन्फॉर्मेशन को कन्फर्म कर देंगे, आपकी पूरी भर देंगे, उसके बाद ही आपका दूसरा जो टैब है वो एक्टिवेट होगा। तो हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दिया है। जैसे हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक किया, हमारा नेम आ जाएगा, हमारा आधार, पैन, डेट ऑफ बर्थ सब आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में नीचे हमने कॉन्टैक्ट डिटेल, हमारा एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है। अगर ये सही नहीं है तो आप एडिट पे जाकर के इन्हें अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप सैलरी आपकी आ रही है कहीं से, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से सैलरी आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, पब्लिक PSU से। इसके बाद में एक नया चेंज तो आया है, अगर आप पेंशनर हैं, पेंशन की इनकम आती है, तो आपकी जो पेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, PSU देता है। इसके बाद में अदर पेंशनर हैं। और अगर आपकी इनकम नहीं आती है दोस्तों, सैलरी की इनकम नहीं आती है, तो आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। अगर आपका कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर है तो आपको यहाँ पर अदर्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में कौन से सेक्शन के अंदर आप रिटर्न भर रहे हैं, 139(1) होता है, ड्यू डेट से पहले आप अगर रिटर्न भरते हैं 31 जुलाई से पहले, तो यहाँ आ जाएगा। बिलेटेड रिटर्न ये अभी एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि अभी आपका टाइम पड़ा है। जब ITR भरने का टाइम पूरा हो जाएगा 31 जुलाई के बाद, 31 दिसंबर तक आप रिटर्न भरेंगे, तो वो सेक्शन 139(4) के अंदर आ जाएगी। इस तरह से कोई भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो आपकी रिवाइज रिटर्न आ जाएगी। और 119(2)B के अंदर अगर आप कोई पिछले साल की रिटर्न भरना भूल गए थे और आपने कमिश्नर साहब से वहाँ पे परमिशन ले लिया, तो आपको यहाँ पे आके आप भर सकते हैं। हमने 139(1) में भर दिया है। अगर कोई नोटिस आया है आपको, या नोटिस के रिस्पांस में रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको इनमें से सेलेक्ट कर लेना है अगर एप्लीकेबल होता है तो। अगर रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं आप, तब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि पहले आपकी रिटर्न कौन सी थी, ओरिजिनल रिटर्न की तारीख बताइए और एक्नॉलेजमेंट नंबर बताइए, लेकिन हमारी ओरिजिनल है। इसके बाद में आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम। जैसे कि आपको पता होगा न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब, 2 तरह के टैक्स स्लैब है, वो इशू कर दिए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो अगर आप न्यू पे जाते हैं और इसको यस करते हैं, तो आपको ये बोल रहा है कि ये सारी डिडक्शंस है आपको नहीं मिलेगी, इसके अंदर आपके कुछ अलाउंसेज हैं। इसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये की, हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, और इस तरह से ये चैप्टर 6A के अंदर 80CCD2 की डिडक्शन के अलावा कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं, तो हमने कैंसिल कर दिया है। अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर दीजिए। जो सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन है वो हर साल इसको चेंज कर सकता है, जबकि बिजनेस जो वाला व्यक्ति है वो एक ही बार इसको सिलेक्ट कर सकता है। अगर एक बार यस करने के बाद वापस आ जाता है तो फिर से वापस में नहीं जा सकता है। और इसके बाद में आप यहाँ पे आ रहा है दोस्तों
कि बैंक डिटेल, आपके जितने भी अकाउंट है वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो आप यहाँ से इसको डिलीट बैंक अकाउंट करके वापस ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर पर जा करके। इन दोनों में से अगर आपका कोई रिफंड आ रहा है तो कौन से अकाउंट में आप रिफंड मंगवाना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और आप यहाँ पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने भर दी है। ये बोल रहा है मिनिमम 1 बैंक अकाउंट शुड बी सिलेक्टेड फॉर रिफंड क्रेडिट। अगर आपका रिफंड हो या ना हो, लेकिन आपको सेलेक्ट करना जरूरी है, कम से कम एक अकाउंट। उसके बाद में आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म कर देंगे तो ये देखिए कंफर्म्ड हो गई है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कंफर्म्ड हो गई है। इसके बाद में ग्रॉस टोटल इनकम, आपको अपनी इनकम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। तो ये देखिए दोस्तों 282 जो आपने 26 एज 26 एज में जो डेटा देखा था, एएस में भी देखा था, ये आपको एफडी से पीएनबी का ब्याज आ रहा था, ये यहाँ पे अपने आप प्री फिल्ड डाटा आ रहा है। यहाँ पे हमने जैसे हमारी वीडियो में बताया था कि प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों सैलरी की एग्जम्पशंस आपसे पूछ रहा है, कुछ आपसे ये चेकलिस्ट पूछ रहा है। अगर आप इसको यस नो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको आगे ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको एक बार यहाँ पे स्किप द क्वेश्चंस कर देना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है आपको रेकमेंड करते हैं क्वेश्चंस को दो कि आपको ईजियर हो जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फास्टर आप भर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद में ये देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी यहाँ पे आ गई है। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब है आपको कितनी सैलरी मिल रही है। जो व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड इनकम कमा रहा है, बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो उनको फॉर्म 16 मिलता है, 16 नंबर फार्म उनको मिलता है दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग ही इनको यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति जिनको फॉर्म 16 नहीं मिलता है, वो अपनी सैलरी की इनकम क्या करेंगे, सैलरी स्लिप मिलती होगी तो उनसे टोटल कर लेंगे। सैलरी स्लिप नहीं मिलती है तो अगर आप पेंशनर हैं या आपके अकाउंट में सीधी सैलरी आती है तो उसकी आपकी 12 महीने की जो सैलरी है वो जोड़ लेंगे। वो भी नहीं मिलती है तो आपको जो कैश में मिलती होगी वो भी आप जोड़ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टोटल सैलरी दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एडिट कर लेंगे। एडिट करेंगे तो ये देखिए ग्रोस सैलरी यहाँ पे आ रही है आपको। एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेज बताना चाहूँगा। एक तो ये आपका यहाँ पर सैलरी के अंदर जो दोस्तों किससे सैलरी आ रही है उसका ये नाम वगैरह आपसे नहीं पूछता है, जबकि हम सीए लोग, टैक्स प्रोफेशनल लोग आपकी जो रिटर्न भरते हैं उसके अंदर हम वहाँ पे बाकायदा उसके एम्प्लॉयर की डिटेल डाली जाती है कि आपकी सैलरी किस से आ रही है, और आईटीआर के साथ में एक 2 पेजेस का कंप्यूटेशन और निकलता है, उसके ऊपर भी डिटेल आती है। और आप खुद अपनी रिटर्न सॉफ्टवेयर से भरते हैं तो आपको कंप्यूटेशन नहीं निकल पाता है। कई बार हमें लोन वगैरह लेना होता है तो कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट भी की जाती है, तब हमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। इसके बाद में देखिए सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), ये आपके आई का निशान दबाया हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे। ये बोल रहा है कि अगर आपको फॉर्म नंबर 16 मिलेगा तो वहाँ पर आपको ग्रोस सैलरी ऐसे यहाँ पे इस कॉलम में यहाँ पे दिखाई देगी। अगर मान लो दोस्तों मेरी सैलरी है 4 लाख रुपए, तो मैंने 4 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद में वैल्यू ऑफ परक्विजिट सेक्शन 17(2) के अंदर, और एआईएस में आपको कहाँ पर मिलेगा, ये देखिए एआईएस आपको अगर आप खोलेंगे तो यहाँ दिखाई देगा। और आपको 16 नंबर फॉर्म में 17(1) के नीचे 17(2) है, यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपके है तो ठीक है, मान लो हमारा 5,000 रुपये है। इसके बाद में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है तो आपके 16 नंबर फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देगा, और आपको एआईएस में देखना है तो यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह से आप यहाँ पे देख करके इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन, ये फॉरेन एनआरआई पर्सन्स के लिए जो बाहर काम करते हैं उनके लिए है, तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में कंट्री पर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमारी जो मेरा भारत महान है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। हमें यहाँ पे कंट्री वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी यहाँ बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है लेस एग्जम्प्ट अलाउंसेज, इसके ऊपर भी आपको देखना है 16 नंबर फॉर्म में कहाँ दिखाई देते हैं। तो आई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है लेस अलाउंसेज अंडर इनकम फ्रॉम सेक्शन 10 के अंदर। तो आपको यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंसेज के अंदर सारी लिस्ट आ जाएगी। LTA, रेमुनरेशन इन लीव ऑफ दी परक्विजिट, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, कम्यूटेड पेंशंस रिसीव्ड। तो इस तरह से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मोस्टली केसेस में एचआरए की छूट काफ़ी एम्प्लॉय लेते हैं। तो अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट है वो यहाँ पे आपको दिखा देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो छूट है आपकी, मान लो 25,000 रुपये एचआरए की छूट लेनी है, वो हमने यहाँ पे ले लेनी है। इसके बाद में इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर एनी अदर एग्जम्पशंस देन प्लीज़ क्लेम, इसके अलावा भी कोई और एग्जम्पशंस है तो यहाँ पे ऐड करके उसका आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कोई नहीं है तो अदर में डाल करके यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखा देना है कि एज पर फॉर्म 16 मिल रही है आपको, या कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डाल करके वो छूट ले सकते हैं।
4,05,000 में से ये 25 और 10 35,000 घटा देंगे तो 3,70,000 रुपये नेट सैलरी हमारी यहाँ पे रह गई है। इसके अंदर आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि आप ओल्ड टैक्स स्लैब में हो तो आपको मिल रही है। ये देखिए, क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप ही छूट दे देगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी कितनी भी सैलरी हो, आपको 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। 370 में से 50 गए तो 320 आपकी इनकम रह गई है। यहाँ पे आ रहा है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, तो आपको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों सेव पर, तो आपकी सैलरी की इनकम है वो सेव हो गई है। सैलरी की इनकम के बाद में जैसे मैंने आपको बताया था ITR 1 के अंदर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो दिखा सकते हैं। ये कह रहा है कि प्री फिल डेटा हमारे पास आ गया है, अगर एप्लीकेबल है तो, अदरवाइज उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ऐड या एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका जो मकान है उसमें आप खुद रहते हैं, आपने किराए पर दिया है या डीम्ड लेट आउट है। 2 से ज़्यादा मकान हैं तो बाकी के जो मकान हैं आपके दोस्तों वो डीम्ड लेट आउट माने जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक बार हम सेल्फ ऑक्यूपाइड पर क्लिक करते हैं कि हम खुद उस मकान में रह रहे हैं। अगर हम खुद उस मकान में रह रहे हैं तो हमारा किराया तो वहाँ पे आएगा नहीं, हम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का जो ब्याज चुकाया हमने वो 2 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। तो हमने लेट्स सपोज 1 लाख रुपये का ब्याज है वो चुकाया है, हमने देखना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट जो है यहाँ पे दिखा रहा है 1/4/21 से 31/3/22। ITR भरने से पहले आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो वो बैंक से ले लेना है और उसके ऊपर जो ब्याज चुकाया है वो आपको यहाँ पे दिखा देना है। इसके बाद में कोई पुराना आपको रेंट आया है और आपने पहले इनकम में नहीं दिखाया था तो वो उसमें से 30% की छूट मिल जाती है, वो यहाँ पे दिखानी है आपको। 1 लाख रुपए का अगर आपके पास कोई पुराना रेंट आया है तो 70,000 रुपये आप यहाँ पे इनकम में जोड़ देंगे। तो इस हिसाब से अगर आपका आया है तो इसके बाद में अगर आप लेट आउट है, अगर आपने किराए पर दे रखा है उस मकान को, तो उसका मकान का किराया कितना था, 1,20,000 रुपये, मैंने एग्जाम्पल लिया 10,000 रुपये महीना अगर आपका किराया आता है। इसके बाद में टोटल टैक्स पेड टू दी लोकल अथॉरिटी को टैक्स दिया है आपने 5,000 रुपये का, वो आपकी छूट हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में 30% आपको छूट मिल जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है एक तरह से ये। इसके बाद में आपने इंटरेस्ट कोई भी लिया है, आपने मकान को किराए पर लेकर के लोन पर लेकर के बनाया है, मान लो आपने 3 लाख रुपए का आपने इंटरेस्ट दे दिया है तो आपको ये देखिए 3 लाख रुपए की छूट है वो मिल जाएगी। मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट ऑफ इन द 2 लाख रुपए। और ये कह रहा है कि टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज प्लीज़ यूज ITR 2। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं लॉसेज तो आपको ITR 2 भरनी पड़ेगी। इस तरह से आप यहाँ पर की रिटर्न्स को है अपना ब्याज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर हमने 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट की जो छूट लेनी है, इसके बाद में हमने इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया है। इसके बाद में जो तीसरी इनकम है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपको दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, ये 282 रुपये आपका FD का ब्याज है, ये अपने आप ही यहाँ पे शो हो रहा है। इस पर आपको क्लिक करके अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं। 282 को ये देखिए एडिटेबल है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमने कम ज़्यादा क्यों करना है क्योंकि हमारा इतना ही ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है तो हम इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आपकी सैलरी की इनकम आ गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, और अदर सोर्स के अंदर आपको यहाँ पर ऐड डू यू वांट ऐड अदर इनकम, कोई और भी इनकम है तो उसके ऊपर आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको चेकलिस्ट यहाँ पे आएगी, इसको यस नो करते हुए आपको उसके अकॉर्डिंग ये आपके वहाँ पे बॉक्स है वो ओपन हो जाएंगे। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, हर व्यक्ति का सेविंग खाता होता है और उसके अंदर ब्याज भी आता है तो आपको ये यस कर देना है। और मान लो आपको 100 रुपये का ब्याज आया तो आप यहाँ पे डाल देंगे डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, FD की बात करता है, बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, ये अपने आप यस है। और यहाँ पे प्री फिल डेटा यहाँ पे आ गया है। पिछली बार आपका इनकम टैक्स का रिफंड आया था, डू यू हैव रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड इन इंडिया, अगर यस करते हैं तो कितने रुपए का रिफंड आपको आया था। डू यू हैव इंटरेस्ट अक्योर्ड ऑन कंट्रीब्यूशन ऑन प्रोविडेंट फंड, जैसे आपको पता होगा 2.5 लाख से ऊपर का जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा प्रोविडेंट फंड के अंदर, उसके ऊपर जो ब्याज आएगा उसकी जो इनकम होगी वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेनी है। डू यू हैव इंटरेस्ट अक्योर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन प्रोविडेंट फंड, अगर आपका सेक्शन 10(11) के अंदर है तो उसको यहाँ पे ले लेना है। इसके बाद में डू यू हैव इंटरेस्ट अक्योर्ड ऑन कंट्रीब्यूशन और प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल अंडर सेक्शन 10(11), 10(12). डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी पेंशन उनके फैमिली में किसी व्यक्ति को मिलती है तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी, उसको यस कर देंगे। अगर मान लो आपको 1,20,000 रुपये 10,000 रुपये महीने की आ रही है तो इसका जो है मैक्सिमम 15,000 रुपये आपको जो है स्टैंडर्ड इसकी जो है डिडक्शन भी मिल जाती है। तो इस तरह से आपकी जो है
50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन ना लेते हुए आपको मैक्सिमम 15,000 की छूट आपको फैमिली पेंशन के मामले में लेनी है। तो हमारी नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे। इसके अलावा फिर भी कोई एनी अदर इनकम रह जाती है आपकी, जैसे कि सपोज करो कोई व्यक्ति ट्यूशन पढ़ाता है, कोचिंग कराता है या पार्ट टाइम इनकम करता है, हमने यहाँ पे 50,000 रुपये की इनकम ली है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि इनकम फ्रॉम ट्यूशन्स। तो इस तरह से अगर आपकी और भी कोई इनकम रह जाती है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल करके, एक से ज़्यादा इनकम है तो आपको यहाँ पे एंड लगा करके डिटेल आप दे सकते हैं। इसके बाद में डू यू हैव डिविडेंड इनकम, अगर आप शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से आपको डिविडेंड मिलता है तो आपको डिविडेंड इनकम डालनी है। वो आपको पीरियड वाइज डालनी है दोस्तों। 1/4/2020 से ये देखिए यहाँ पर मुझे लगता है 21-22 की हमारी रिटर्न थी, तो इन्होंने शायद ये पुराना ही दिखा रहा है यहाँ पर, अभी यहाँ पर 21 आना चाहिए। इसके बाद में जून से लेके सितंबर, सितंबर से दिसंबर, दिसंबर से मार्च और मार्च से मार्च। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 2021 की रिटर्न भर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 20-21 की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। इस पीरियड में जो जो आपने डिविडेंड प्राप्त किया है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। मान लो मेरे को यहाँ पे 100 रुपये का डिविडेंड मिला है तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद में एग्जम्प्ट इनकम आती है हमारी, देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी हमने डाल दी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डाल दी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमने डाल दी है। इसके बाद में एग्जम्प्ट इनकम, ऐसी कोई इनकम जो एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स से, आपको इसको इनकम टैक्स नहीं देना है। लेकिन इनकम टैक्स नहीं देना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे दिखाना भी नहीं है, ये ऐसी इनकम आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है। तो इनकम टैक्स के अंदर आपको ऐड डिटेल पर यहाँ पर क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लिस्ट आ जाएगी कि ऐसी इनकम है जो आपकी सारी एग्जम्प्ट है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये तक, 5,000 रुपये से ज़्यादा आपकी एग्रीकल्चर की इनकम है तो आपको ITR 2 भरना है। इसके बाद में ये देखिए दोस्तों, आपको कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से आपको कोई कंपनसेशन मिला है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 10(10)D के अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर जो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसकी मैच्योरिटी अमाउंट को दिखाना है नहीं दिखाना है, तो आपको यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम के अंदर दिखाना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे ये देखिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड, अप्रूव्ड सुपर एन्यूशन फंड, स्कॉलरशिप जो आपको कोई आपके एजुकेशन के लिए मिलती है, अलाउंसेज मिलते हैं MP MLA को वो आपके एग्जम्प्ट है, अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम परम चक्कर, मेडिकल डिफेंस, आर्मी पोस्ट, एनी अदर रेफर्ड सेक्शन 1020 और एनी अदर। और भी कोई ऐसी कोई इनकम है जो आपकी एग्जम्प्ट है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर मान लो हमारी 10,000 रुपये अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम डालता हूँ तो ये बोल रहा है कि आपकी इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, ITR 2 या ITR 3 भरिए। तो मैंने मेरी अगर 4,000 रुपये एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि इतनी कम एग्रीकल्चर इनकम होती नहीं है। 4,000 रुपये का 1 क्विंटल कनक आती है आजकल, 2,500-3,000 रुपये की हो रखी है। तो आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, एग्जम्प्ट इनकम डाल देनी है। इसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम है आपकी, टोटल सारी इनकम यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे दोस्तों तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी कन्फर्म हो गई है, ग्रोस टोटल इनकम आपकी कन्फर्म हो गई है। इसके बाद में टोटल डिडक्शंस सेक्शन 80C वगैरह की या किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की आपने, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन और डोनेशन पेड, अगर आपने कोई डोनेशन पेड की है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद ये कह रहा है कि डोनेशन शेड्यूल फॉर सेक्शन 80G रिक्वायर्ड, कि किस व्यक्ति को आपने डोनेशन दी है उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, कितने रुपए की अमाउंट दी है, आपने कैश में दी है या अदर देन कैश में दी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। इसके बाद में आप ये कह रहा है कि आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन दी है वो आप नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, आप आई पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल में भी दे देगा। 80GG का मतलब होता है दोस्तों अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है और आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरी एम्प्लॉयड हैं तो भी आपको यहाँ पे आपने जो रेंट दिया है उसकी 5,000 रुपये पर मंथ की मैक्सिमम आप छूट ले सकते हैं। इसको यस करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि कितने रुपए की अमाउंट है आपने क्लेम करनी है, वो आप यहाँ पे 60,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपने ये इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF या 5 साल की टैक्स सेवर FD जो हमारा मैक्सिमम रहता है इन्वेस्टमेंट का जो टूल है वो उसको वहाँ यहाँ पर आ जाएगा। इस पर आपको यस कर देना है और यहाँ पे आपको मान लो मैंने 10,000 रुपये की LIC करा रखी है तो आपकी यहाँ पे 10,000 रुपये आपको डाल देनी है। इसके बाद में 80CCD2 के अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाई एम्प्लॉयर लेनी है तो आपको यस करके अमाउंट डाल देंगे। फिर ये कहता है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो आपको सेक्शन 80D के अंदर यस करना है।
यस करेंगे तो ये बोल रहा है कि आपको शेड्यूल भरना पड़ेगा। इसके बाद में सेक्शन 80E होता है, एजुकेशन लोन लिया है अगर आपने खुद के लिए या अपने रिलेटिव के लिए, तो उसके अंदर आपको यस या नो करना है। यस करना है तो कितने रुपए के लोन के ऊपर आपने ब्याज चुकाया है वो यहाँ पे आप छूट ले सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन 80TTA इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जो सेविंग का ब्याज दोस्तों हमने 100 रुपये लिया था, आपको पता है 10,000 रुपये तक का सेविंग का ब्याज आप छूट ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे यस कर लेंगे। और आप ये बोल रहे हैं कि आपको शेड्यूल भरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और भी ऐसी डिडक्शंस हैं जो ऊपर लिस्ट में नहीं आए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और उसको यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। इसके अंदर देखिए 80CCC आ गया पेंशन फंड, 80CCD1 आ गया, CCD1B आ गया, 80DD, DDB, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80GGC और 80U। 80GGC दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी को कोई इंडिविजुअल कोई डोनेशन देता है तो 100% इसकी छूट मिलती है। इसके बाद में 80U है डिसेबिलिटी वाला, तो आपका यस है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नो करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है वेरीफाई योर डिडक्शंस। 80U के अंदर हमने 10,000 रुपये की LIC डाली थी। 80D का हमने सेलेक्ट तो किया था लेकिन इसमें अमाउंट नहीं डाली थी, तो हम यहाँ पे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों दो आपको कैटेगरी दे देगा, एक तो है सेल्फ एंड फैमिली। इसके बाद में सेल्फ और फैमिली अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपके वेदर वन ऑफ योर पेरेंट इज़ सीनियर सिटीजन, तो उसके हिसाब से एज के हिसाब से सीनियर सिटीजन के हिसाब से आपको अमाउंट है वो ज़्यादा की छूट यहाँ पे मिल जाती है। ये बोल रहा है वेदर यू और योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। अगर आप यस कर देंगे तो आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिल जाएगी, लेकिन हमने यस किया तो ये बोल रहा है कि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, क्योंकि पैन कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस कितने रुपये का कराया आपने, मान लो मैंने 5,000 रुपये का करवाया है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आपको यहाँ पे छूट ले सकते हैं। इसके बाद में सेल्फ एंड फैमिली, आपके अगर पेरेंट्स हैं जो वो सीनियर सिटीजन हैं तो आप यस कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो है पेरेंट्स की जो है हेल्थ इंश्योरेंस की छूट आपको दोस्तों 55,000 रुपये अगर मैं डालता हूँ तो आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिल जाएगी। ये देखिए, और वैसे आप खुद डालेंगे आपकी 55,000 रुपये की तो आपको 25,000 रुपये की छूट मिलेगी। ये देखिए, खुद को 25,000 रुपये की, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। उसके बाद में आप यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे 80C हमारा हो गया, 80D हो गया है। इसके अलावा और भी कोई, जैसे ये दिखा रहा है 80CCD2 के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, 80G के अंदर कोई डोनेशन दी है, 80TTA के अंदर हमने 100 रुपये की छूट ले ली है। 80 लेनी है दोस्तों, इसमें भी शेड्यूल भरना है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये बोल रहा है कि कितने रुपये की छूट लेनी है, 100 रुपये की छूट लेनी है, और उसको हम ऐड कर देंगे। ये रहा कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर प्लीज़ री वेरीफाई इट। ये कह रहा है कि आप वेरीफाई करिए कृपया, आपकी ये जो डिटेल है वो ज़्यादा है। हमारा एम्प्लॉयर तो कोई ऐसा है ही नहीं, तो हम यहाँ पे 100 रुपये की सिंपली डिडक्शन ले लेंगे। उसके बाद में हमारी टोटल डिडक्शंस है वो इतनी आ जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्त ये देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कन्फर्म हो गई है, ग्रॉस टोटल इनकम है वो हमारी कन्फर्म हो गई है। 2 नंबर पर जो थी टोटल डिडक्शन हमारी कन्फर्म हो गई है। इसके बाद में टैक्सेस पेड, हमने कितने टैक्स हमारे पेड किए हैं, हमारी कोई TDS कटा है तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी के ऊपर, अदर देन सैलरी में कटा है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 16C के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका किसी ने TCS कलेक्ट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स एडवांस टैक्स भरा है या आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी। नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ब्रांच का BSR कोड, चालान नंबर डालेंगे, किस तारीख को भरा है, कितने रुपए भरा है, वो यहाँ पे डालने के बाद में आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। तो हमने कोई टैक्स नहीं भरा है, ना ही हमारा कोई टैक्स पेड आया है, ना ही हमारा TDS कटा है, तो हम इसको सिंपली कन्फर्म कर देंगे। 1 2 3 4 चीज़ें कन्फर्म होने के बाद में टोटल टैक्स लाइबिलिटी पर क्लिक करेंगे कि हमारी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। इतने रुपए हमारी इनकम थी, इतनी डिडक्शन हो गई है, हमारी टोटल इनकम इतनी बनती है। तो ये बोल रहा है कि आपका टैक्स 0 बनता है। रिबेट आपको सेक्शन 87A, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 12,500 का जो टैक्स है वो कम लगेगा, उसकी छूट मिल जाएगी। उसके बाद जो टैक्स लगता है उसके ऊपर 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। उसके बाद में आपको ये देखिए, अगर आपने लेट भरा था, सेक्शन 89E की रिलीफ लेनी है तो उसके लिए फॉर्म 10 ही भरना पड़ेगा। बैलेंस क्या रहता है रिलीफ के बाद में, उसके ऊपर अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की है, आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो उनका ब्याज वगैरह लग जाता है। ड्यू डेट के बाद लेट फीस रिटर्न भर रहे हो तो आपको यहाँ पे लेट फीस देनी पड़ेगी 1,000 रुपये या 5,000 रुपये। ये सब देखने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है अगर आपका टैक्स नहीं बनता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कन्फर्म हो गई है। इसके बाद में हम जैसन डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, अदरवाइज हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे।
तो यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ जीरो, क्योंकि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है दोस्तों वो जीरो बन रही है, हमारी इनकम थी वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम इतनी थी, हमने डिडक्शन इतनी ले ली है, तो हमारी नेट इनकम जो है हमारी वो इतनी हो गई है। दोस्तों आपको अपनी रिटर्न भरने के लिए जो इनकम देखनी है वो आपको ये वाली देखनी है, ग्रॉस टोटल इनकम। अगर ये 2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये से ज़्यादा है 60 साल या 80 साल वालों के लिए, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी हो जाती है। इसके बाद में टोटल फीस, टोटल टैक्स पेड 0 आ रहा है, अमाउंट पेबल हमारी 0 आ रही है, तो प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों कौन ये व्यक्ति रिटर्न भर रहा है, वो खुद भर रहा है, व्यक्ति सेल्फ भर रहा है। इसके बाद में उसका पैन नंबर आ गया है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इनकम टैक्स का जो फॉर्म है वो ओरिजिनल ITR 1 सहज है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किए थे, वैसा का वैसा सेम जो फॉर्म है वो जारी हो जाएगा। आपको यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, कितनी सैलरी आपकी आई थी, कितनी छूट ली है आपने, कितनी अदर सोर्स की इनकम डाली है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे समरी के तौर पर दिखा देगा। इसके बाद में आपको दोस्तों ये प्लेस आ गया आपका, यहाँ पे IP एड्रेस उठाता है, ये तारीख आ गई है और आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, ये कह रहा है कि वैलिडेशन सक्सेसफुल है, आपकी रिटर्न बिल्कुल सही है, किसी भी तरह की कोई कमी आपकी रिटर्न में नहीं पाई गई है, बिल्कुल ओके है। इसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो आप नहीं भर पाएंगे, आपकी वेरीफाई नहीं हो पाएगी। तो आपकी 120 दिन के अंदर अंदर आपको वेरीफाई करना जरूरी है। ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आधार कार्ड से, आधार OTP से वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई लेटर करेंगे तो ये बोल रहा है कि आप अपनी रिटर्न 120 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई वाई ITR V ये स्पीड पोस्ट से आपको भेजना पड़ेगा, विद इन स्पीड पोस्ट 120 दिन के अंदर। हम ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि आप कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है और पैन आधार से लिंक है तो आप ये ऑप्शन चूज कर लें, अदरवाइज डिजिटल सिग्नेचर आपके पास है तो उससे वेरीफाई कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, थ्रू बैंक अकाउंट भी आप कर सकते हैं, थ्रू डीमेट अकाउंट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास EVC कोड है जो 72 घंटे के लिए वैलिड होता है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है आपका आधार OTP से करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आई एग्री करके आपको जनरेट आधार OTP करना है। आपको अपने मोबाइल नंबर पर आधार OTP आ गया है, जैसे आप ये आधार OTP यहाँ पे डालेंगे अपना और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ITR जो है वैलिडेट हो जाएगी और साथ के साथ में ही वेरीफाई हो जाएगी। मतलब इसके बाद में आपको कोई भी अगला ऑप्शन है, कोई भी नेक्स्ट स्टेप है नहीं करना है। इतना करने के बाद है आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। उसके बाद में अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आपका रिफंड की प्रोसेस है वो चालू जल्दी हो जाएगी, हैंड टू हैंड ही हो जाएगी। अगर आप अपनी रिटर्न वेरीफाई नहीं कर पाते हैं किसी कारण से तो आप इसको, अगर आपके आधार कार्ड में नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं आप और कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि आप ये कोशिश, आपकी रिटर्न सबमिट होने के बाद में आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो सबमिट करने के करते ही आपकी रिटर्न है ये सबमिट हो जाएगी। सबमिट करने के बाद में आप इसको प्रिंट निकाल करके CPC बेंगलुरु का एड्रेस लिखा आता है वहाँ पर भी आप इसको भेज सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप अपनी जो ITR 1 है वो भर पाए होंगे या लास्ट तक पहुंच गए होंगे, आपको सारा प्रोसेस पता लग गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, किसी भी स्टेप में आपको कोई क्वेरी रहती है दोस्तों तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते रहेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को अपने चाहने वालों में भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट है लोग इसका उठा पाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।